नमस्कार दोस्तों। पीछे की क्लास में हमने एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज की क्लास में हम आवेशों के निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आवेशों के निकाय का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा आवेश उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक Q1 आवेश है, दूसरा आवेश है वो Q2 है और तीसरा आवेश है वो Q3 है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे आवेश है। जैसे एक आवेश आपके पास में Qn है। इन सभी आवेशों के कारण जो आपका बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो हमारी R1 है। इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इसी प्रकार से सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। ये जो दूरियां हैं वो हम क्रम से R1, R2 और R3 व Rn मान लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है और इसको हम विशेष रूप से E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो जो Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर है उसको हमने E1 वेक्टर से प्रदर्शित कर दिया। Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको हमने E2 के द्वारा प्रदर्शित कर लिया। Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने Q3 द्वारा प्रदर्शित कर लिया। इसी प्रकार से जो Qn आवेश है इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हमने E वेक्टर n से प्रदर्शित कर लिया। तो इस बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो E वेक्टर, जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता है उसको हम E वेक्टर से प्रदर्शित कर लेते हैं। वो इन सभी तीव्रताओं का सदिश योग के तुल्य होता है, अर्थात E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। इसी प्रकार से जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेशों के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके उनका सदिश योग हम कर देते हैं। सदिश योग का जो तात्पर्य है वो यहाँ पर यह है कि जब हम इनका योग करते हैं तो परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का भी ध्यान रखना है, यानी परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का भी ध्यान रखना है। अर्थात सदिश राशियों को अदिश राशियों की तरह हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस कारण से अगर हमें दो या दो से ज़्यादा आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके उसका योग कर देते हैं और ये जो योग होता है वो सदिश योग होता है। इस प्रकार से हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात कर सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि कोई भी आवेश है उस आवेश के कारण R दूरी पर जो स्थित बिंदु P है उस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो परिमाण होता है वो K Q1 बटा में R² होता है। जब हम दिशा की बात करते हैं तो प्लस Q आवेश है अगर तो इसकी दिशा दूर की ओर होगी और अगर आपके पास में माइनस आवेश है तो इसकी जो दिशा है वो पास की ओर होगी। ये चीज़ आपने पीछे की क्लास में पढ़ी थी। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव।
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाण के आवेश, परिमाण के जो आवेश है, जैसे मान लेते हैं एक प्लस क्यू है वह दूसरा माइनस क्यू है, जब दो समान परिमाण के आवेश वह विपरीत प्रकृति के, यानी इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए, यानी एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए। तो दो समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के आवेश जब कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी ये जो निकाय बना है इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो हम 2a मान लेते हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। और इसका जो दोनों आवेशों के मध्य का जो बिंदु है उसको हम विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहते हैं। यानी जो O है वो आपका केंद्र बिंदु हो जाएगा। अब विद्युत द्विध्रुव जो है वो एक सदिश राशि होती है। यानी हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे याद कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम कैसे याद कर सकते हैं ये देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो Q, यानी एक आवेश का परिमाण इनटू उनके बीच की दूरी। तो हम द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू उनके बीच की दूरी। अब जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपकी एक सदिश राशि होती है। इसका जो परिमाण है वो आपका इस सूत्र के द्वारा आ जाएगा Q इंटू 2a, यानी किसी भी एक आवेश का परिमाण इंटू इनके बीच की दूरी। तो आपने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनसे बनने वाला जो निकाय होता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको विद्युत द्विध्रुव का अक्ष बिंदु कहते हैं, अक्ष से रेखा कहते हैं। और इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम केंद्र बिंदु कहते हैं। तो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे याद कर सकते हैं, किसी भी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी। इस प्रकार से हम इसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और जब यह सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा की हम चर्चा करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। -q आवेश से +q आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। यानी ये +q आवेश है, ये -q आवेश है। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा इसकी जो दिशा होगी वो -q आवेश से लेकर +q आवेश की ओर होगी। और इसका परिमाण है वो हम Q इंटू 2a का फॉर्मूला लगा के हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसकी विमा की बात करते हैं। जब भी हम किसी भी भौतिक राशि की विमा की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a। तो ये वाला आपका आवेश है इसलिए, और ये आपकी दूरी है। तो दूरी का जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है और ये आपकी मूल जो 7 राशियां भौतिकी की उसके अंतर्गत मीटर आता है। जबकि आवेश भौतिकी की मूल 7 राशियों में नहीं आता है, इसलिए हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो आवेश को जब हम बदलेंगे तो हमें पता है कि धारा का जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा Q बराबर I/T। तो I एम्पियर आवेश का मात्रक कूलाम होता है
तो कूलाम बराबर हम लिख सकते हैं, धारा का मात्रक आपके पास हो जाएगा एम्पियर है, और जबकि समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इस कूलाम के आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इस कूलाम के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं एम्पियर है गुणा में सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि एम्पियर जो भौतिकी की मूल 7 राशियां हैं उसके अंतर्गत आती है, और सेकेंड भी भौतिकी की जो मूल 7 राशियां हैं उसके अंतर्गत आती है, और मीटर भी आता है। इसलिए हम इसकी विमा है वो लिख सकते हैं एम, एल, टी और ए। एम का मतलब मास, ये 3 राशियों के अंदर मास नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पावर लगेगी 0। जबकि एल का मतलब है लेंथ, लंबाई, तो लंबाई का मतलब 1 बार मीटर आया है, इसलिए इसके ऊपर पावर लगेगी 1। और टी का मतलब समय, सेकंड 1 बार आया है, इसलिए यहाँ पर लगेगा T1। जबकि ए का मतलब है धारा, और एम्पियर इसमें 1 बार आया है, इसलिए इसके ऊपर लगेगा A1। तो इसकी जो विद्युत द्विध्रुव की विमा होती है वो M0, L1, T1 और A1 होती है। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं। प्रकृति में कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके धनायनों व ऋणायनों के केंद्र बिंदु अलग अलग होते हैं, यानी धनायनों और ऋणायनों का जो केंद्र बिंदु है वो अलग अलग होता है। इसलिए इनमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे NaCl है, HCl है। जैसे मान लो यहाँ पर NaCl है, Na और यहाँ पर Cl है, तो सोडियम पर प्लस चार्ज है और इस पर क्लोराइड पर माइनस चार्ज है। तो ये जो धनायन है, इसका धनायनों का जो केंद्र बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, और इस ऋणायन का जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ है। तो यहाँ पर एक पर प्लस चार्ज और दूसरे पर जो माइनस चार्ज है, इस कारण से एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, और इसकी जो दिशा है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, हमने पढ़ी है। इसलिए माइनस से प्लस की ओर होगी तो इसकी दिशा है वो इस तरफ हो जाएगी। तो ध्रुवीय अणु वो अणु होते हैं जिसमें धनायनों व ऋणायनों के जो केंद्र बिंदु है वो संपाती नहीं होते। संपाती नहीं होते इसका मतलब यह है एक ही बिंदु पर नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन प्रकृति में कुछ अणु ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको हम अध्रुवीय अणु कहते हैं, यानी ऐसे अणु जिनके धनायनों और ऋणायनों के जो केंद्र बिंदु होते हैं वो संपाती होते हैं। संपाती होने का मतलब यह है कि उनके जो धनायनों और ऋणायनों के केंद्र बिंदु है वो एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर होने के कारण उनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, लेकिन अगर हम उन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं यानी, तो उसके अंदर एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है, जिसको हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मानते हैं कि हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश Q1 है, एक आवेश है वो प्लस Q है और दूसरा जो आवेश है वो माइनस Q है। तो इसकी जो अक्षीय रेखा होगी वो इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा इसकी अक्षीय रेखा कहलाती है। इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें एक बात का ध्यान होना जरूरी है, और जो हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास में Q आवेश है और इस Q आवेश के कारण आपको R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
तो इस r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो कि P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो KQ बटा में R स्क्वायर। R के सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक एकांक सदिश है जो दिशा को व्यक्त कर रहा है। आपने ये भी देखा था कि जो प्लस Q आवेश होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा दूर की ओर होती है, जबकि जो माइनस Q आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पास की ओर होती है। और किसी भी आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं उसका जो मान होता है वो KQ बटा में R स्क्वायर होता है। इस चीज़ की आवश्यकता हमें इस टॉपिक को पढ़ते समय पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले ही देख लिया है। अब हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं और आपका जो टॉपिक है वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है जो कि एक विद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी 2a हम मान लेते हैं और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस द्विध्रुव का जो केंद्रीय बिंदु है वो हमने O मान लिया, अर्थात इसका नाम हम A दे देते हैं और इसका नाम हम B दे देते हैं। A और O के बीच की दूरी है वो आपकी A हो जाएगी और O और B के बीच की दूरी है वो भी आपकी A हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आपको A से लेकर P की दूरी चाहिए तो आपके पास में ये दूरी आपकी इस केंद्रीय बिंदु से हम क्या करते हैं, इसकी दूरी को R मान लेते हैं। बिंदु P और इस O के बीच की दूरी को हम R मान लेते हैं। तो अब आपके पास में A बिंदु से P के बीच की अगर हम दूरी याद करेंगे तो यहाँ से लेकर O बिंदु से लेकर P बिंदु के बीच की दूरी R है और A और O के बीच की दूरी A है। तो टोटल दूरी आपके पास हो जाएगी R प्लस में A, यानी A से लेकर P के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी R प्लस में A। और अगर हम B बिंदु से लेकर P के बीच की दूरी याद करें R के पदों में, तो आपके पास यहाँ से लेकर ये जो दूरी B के बीच की दूरी है वो B है, सॉरी A है, और O से लेकर P के बीच की दूरी आपकी R है। तो अगर इस R में से हम इस A का मान घटा देते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में से अगर आप ये A हटा देते हो तो आपके पास बचेगा B और P के बीच की दूरी और ये होगी R माइनस में A। तो R और A के पदों में हमने A बिंदु से P की दूरी और B बिंदु से P की दूरी याद कर ली। A बिंदु से जो P की दूरी आई है वो R प्लस A आई है और जबकि B बिंदु से जो P की दूरी आई है वो R माइनस A आई है। हमने ऐसा इसलिए याद किया क्योंकि आपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था जिसमें आपने ये देखा था कि दो या दो से जब ज़्यादा आवेश होते हैं तो उसके कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेश के कारण याद करके उनका हम सदिश योग करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और जब हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो आवेश का परिमाण जो हमारे पास में प्लस Q है, जबकि दूसरा आपके पास चाहिए दूरी, और वो दूरी कहाँ से लेकर कहाँ होती है, आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। इसलिए हमें इस आवेश से P के बीच की दूरी की जरूरत थी और हमने R के रूप में पदों में इसको याद किया तो हमारे पास में R प्लस में A आया। और इसी प्रकार से हमने B बिंदु से P की दूरी याद की तो हमारे पास में R माइनस में A आया। जब भी हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में ये जो केंद्रीय बिंदु O है, इस R के पदों में इस दूरी का मान हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण याद करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण जो प्लस Q आवेश है उस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपके पास आएगा इसका मान प्लस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं पैरों में प्लस क्यू। तीव्रता होती है के क्यू बटा में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यह है कि जो आवेश है उस आवेश से बिंदु P की दूरी, तो आपकी इस आवेश से लेकर इस बिंदु P की दूरी है वो r प्लस ए है, इसलिए आपके पास यहाँ पर r प्लस ए का वर्ग आ जाएगा। और दिशा इसकी कहाँ पर आएगी, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा देखेंगे वो दूर की ओर आएगी। जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो हमने पढ़ा था कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होती है वो पास की ओर होती है, तो इस आवेश के पास की ओर होगी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण है वो इस तरफ आएगी। तो इस चित्र के अंदर जब हम देखते हैं तो आपके पास जैसे ये P बिंदु है, इस P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा है वो आपकी इस तरफ है, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण जो दिशा है वो इस तरफ है। जो दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर आ रही है वो एकदम एक दूसरे के विपरीत आ रही है, यानी ये जो दिशा है वो 180 डिग्री के कोण पर एक दूसरे के विपरीत है। तो इसकी जो दिशा है वो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि O बिंदु से लेकर P की ओर है, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं इसकी दिशा O से P की ओर, ये इसकी दिशा है। इसी प्रकार से हम माइनस क्यू आवेश के कारण याद कर लेते हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम इसको ई वेक्टर माइनस क्यू नाम दे देते हैं। तो हम जब भी तीव्रता याद करते हैं तो हमारे पास आवेश का परिमाण के क्यू बटा में दूरी कौन सी होती है, उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ से B से लेकर P की जो दूरी है वो आपकी r माइनस ए है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे r माइनस ए का वर्ग। और ये माइनस क्यू आवेश है, इस कारण से इसकी दिशा चित्रानुसार आपकी P बिंदु से O की ओर होगी, P से O की ओर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा है वो O से P की ओर है, यानी O से P की ओर है, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण जो दिशा है वो P से O की ओर है। अब इन दोनों आवेशों के कारण जिसका परिमाण ज्यादा होगा, जिसका मान ज्यादा होगा, उसी तरफ परिणामी की दिशा आएगी। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक पुस्तक है और इस पुस्तक पर इस तरफ बल 5 न्यूटन का लगाया जाता है और इस तरफ एक बल लगाया जाता है 3 न्यूटन का, और 180 डिग्री के कोण पर यह बल है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये पुस्तक है वो इस दिशा में गति करेगी, क्योंकि इस पुस्तक पर जो परिणामी बल लग रहा है वो आपका 5 माइनस में 3 न्यूटन बराबर 2 न्यूटन लग रहा है, और उसकी जो दिशा है वो इस तरफ है। तो परिणामी बल इस दिशा में लग रहा है, इस कारण से ये पुस्तक इस तरफ गति कर रही है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बिंदु P पर ज्ञात की है, उनमें जिसके कारण मान ज्यादा होगा उसी तरफ आपकी परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा आएगी। तो इसके अंदर ऊपर क्या है आपका KQ है और इसमें भी आपका KQ है। यहाँ पर जो दूरी है वो R प्लस में A है और यहाँ पर जो दूरी है वो R माइनस A है। आपको ये भी पता है कि बटा में जो राशि जितनी बड़ी होगी वो राशि उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है उसके अंदर R प्लस A है। R प्लस आपका यहाँ से लेकर ये दूरी है जो कि R माइनस A से बड़ी है। इस कारण से ये राशि आपकी बड़ी है जबकि ये राशि आपकी छोटी है। तो बटा में जो राशि जितनी बड़ी होगी
उसका मान उतना ही छोटा होगा अगर ऊपर वाली संख्या समान है। तो यहाँ पर भी आपका के क्यू है, यहाँ पर भी आपका के क्यू है, जो कि समान है। इन दोनों में से बड़ी राशि कौन सी है? ये है। इस कारण से ये आपका कम मान होगा, यानी बिंदु P पर है प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है उसकी तुलना में कम है। तो इसके जो परिणामी आएगा वो माइनस क्यू आवेश के कारण जो दिशा है उस तरफ आएगा, क्योंकि जैसे आपने देखा था कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो परिणामी किस तरफ आया था? इस 5 न्यूटन की तरफ आया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सदिश के नियमों के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके जो दोनों सदिश राशियाँ हैं वो 180 डिग्री पर कार्य कर रही है। तो 180 डिग्री पर उनकी दिशाएं हैं, तो उनकी जो परिणामी की दिशा उसी तरफ आएगी जिस तरफ उन दोनों सदिशों में परिमाण जिसका ज़्यादा होगा। तो परिणाम ज़्यादा माइनस आवेश के कारण है। इस कारण से जो परिणामी की दिशा है वो आपकी P बिंदु से लेकर O बिंदु की ओर आएगी। एक बात तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो आपकी जो परिणामी की दिशा आती है वो आपकी P बिंदु से, जैसे आपका ये P बिंदु है, इस P बिंदु से O बिंदु की ओर आती है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और आपने इसमें यह भी देखा था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि अक्षीय रेखा के ऊपर ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों की दिशाएं समान होती है, यानी ई वेक्टर व पी वेक्टर दोनों की दिशाएं समान होती है। ई वेक्टर व पी वेक्टर की दिशाएं समान होती है। अब हमें परिणामी याद करना है, तो परिणामी जब हम याद करेंगे तो जिसका जितना मान ज्यादा है उसमें से हम कम वाला मान घटा देंगे। जैसे आपने यहाँ पर किया था कि 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन आपने घटा दिया था, तो परिणामी बल आपके पास 2 न्यूटन आ गया था। इसी प्रकार से जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो तीव्रता है वो इस तरफ काम कर रही है, और माइनस क्यू आवेश है उसके कारण तीव्रता इस तरफ काम कर रही है। जबकि आपने देखा कि r प्लस ए का जो मान है वो r माइनस ए की तुलना में बड़ा है, इसलिए आपकी ये जो तीव्रता है वो माइनस क्यू आवेश के कारण कम की तुलना में कम है। इसलिए हम इसमें से ये घटाकर परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो हम परिणामी तीव्रता अक्षीय रेखा पर कैसे ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ज्यादा थी, जबकि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कम थी। तो हम घटाकर मान ज्ञात कर लेते हैं और उसकी दिशा में मिल जाएगी। दिशा तो हमने देख ही लिया, परिमाण आपको मिल जाएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता थी वो आपके पास थी के क्यू बटा में r माइनस ए का वर्ग होल वर्ग माइनस में अपने प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता थी वो r प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों फैक्टरों में कॉमन आपके पास में r के क्यू है, इसको बाहर ले लेते हैं। आपके पास बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस r प्लस में ए का होल स्क्वायर। इसकी जो दिशा है वो आपने ये देखी थी, चित्र में एक बार और बना देता हूँ। प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, ये बिंदु P था, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता इस तरफ आएगी आपकी, क्योंकि दूर की ओर होती है, और जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है वो इस तरफ आएगी। इन दोनों में जो मान ज़्यादा था वो माइनस क्यू आवेश के कारण था। कारण इसका यह था कि ये दूरी कम थी, क्योंकि जो तीव्रता होती है वो के क्यू बटा में r स्क्वायर से निर्धारित होती है। तो दूरी जिसकी ज़्यादा उसका परिमाण कम, तो प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी ज़्यादा थी, इसलिए परिमाण उसका कम हो गया। तो जब हम इसको हल करते हैं तो आपके पास में आएगा लेस आ जाएगा इसका r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। जब आप इसको हल करोगे तो इसको इसमें भाग दोगे, आपके पास ये फैक्टर बचेगा। इसको यहाँ पर हल करके लिख लेते हैं r स्क्वायर प्लस 2r ए और प्लस में ए स्क्वायर।
इस फैक्टर को यहाँ लिखेंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको 1 से गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस 2RA और प्लस में ए स्क्वायर। इस जो परिणामी है इसकी जो दिशा की बात करेंगे तो वो आपने देख लिया था कि जिस तरफ माइनस आवेश के कारण है उसी तरफ होगी। तो माइनस आवेश के कारण आपकी P से O की ओर है, तो आप चाहो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए P से O की ओर। सेम बात आप यहाँ लिख सकते हो, सेम बात आप यहाँ लिख सकते हो, सेम बात आप यहाँ लिख सकते हो। जब हम इसको हल करेंगे तो आपके पास में KQ और R स्क्वायर प्लस में 2RA प्लस में A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, जब आप इसको हल करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2RA माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये A माइनस B और A प्लस B। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, A माइनस B और A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो इसको जब हल करोगे तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आपका आ जाएगा, और होल स्क्वायर आपकी ऑलरेडी है पहले से, वो पड़ी है। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, A स्क्वायर से आपका A स्क्वायर कट जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आएगा KQ और यहाँ पर आपके पास में 2RA और 2RA मिल जाएंगे 4RA, और यह हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का और टोटल होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जो दिशा आपकी चल रही है वो P से O की ओर चल रही है। अब हम देखते हैं कि आपने पढ़ा था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P वेक्टर बराबर Q गुणा में 2A होता है। तो अपने को यहाँ पर P के रूप में निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास Q तो है, A भी है, लेकिन इस 4 को हम तोड़कर लिख लेते हैं 2 गुणा में 2। तो हमेशा लिख लेते हैं KQ 2A और 2R, तो ये आपका ऊपर वाला बन जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ये Q है और ये 2A है वो आपका हो जाएगा P, आपके पास बन जाएगा 2, आपके पास पड़ा है इसलिए 2, और यहाँ पर K भी आपके पास है, K आ जाएगा, और ये P बन गया तो 2KP R बटा में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपकी परिणामी तीव्रता होती है। इसके अंदर हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि यदि आपका R बहुत ज़्यादा है A की तुलना में, R कौन सा था, केंद्रीय बिंदु O से दूरी थी, यहाँ से लेकर केंद्रीय बिंदु O से लेकर P के बीच की दूरी थी। अगर ये दूरी इस A की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हो तो हम इस A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास आएगा, इसको एक प्रकार से शून्य मान सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं। तो 2KP R, और आपके पास यहाँ पर इसको जब शून्य के बराबर मानोगे तो आपके पास R4 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा E वेक्टर बराबर 2KP और बटा में R क्यूब, और इसकी जो दिशा है उसको दिखाने के लिए हम R कैप है लिख सकते हैं। दिशा आपको बताइए कि उस तरफ होगी जिस तरफ माइनस आवेश से के कारण है। तो इसके अंदर आपने ये भी देखा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो दिशा होती है उसी तरफ परिणामी की दिशा आती है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय रेखा अथवा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विषुवतीय रेखा होती कौन सी है। तो जैसे आपके पास में एक ये प्लस Q आवेश है और इससे 2a दूरी पर आपके पास में माइनस Q आवेश है। तो इस प्रकार से जो ये निकाय बना है वो विद्युत द्विध्रुव है, और ये इसका आपने पढ़ा है कि बीच का जो बिंदु होता है वो केंद्र बिंदु होता है।
ये इसका अक्ष होता है। इसके अक्ष के लंबवत इस केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो आपकी विषुवतीय रेखा कहलाती है। तो इस टॉपिक में हम इस द्विध्रुव के कारण O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो ये जो बिंदु P मान लेते हैं हम, इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और ये जो बिंदु है वो निरक्षीय बिंदु कहलाता है, निरक्षीय रेखा पर होने के कारण। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे को कुछ बातों का ध्यान होना आवश्यक है। हमने ये पढ़ा था कि प्लस क्यू आवेश होता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दूर की ओर होती है, जबकि जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पास की ओर होती है। हमने ये भी देखा था कि किसी भी आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका जो मान होता है वो आपका k q बटा में r स्क्वायर होता है। और प्लस आवेश है तो दिशा दूर की ओर हो जाएगी, और अगर माइनस आवेश है तो दिशा पास की ओर हो जाएगी। तो हम इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अर्थात पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम ज्ञात करेंगे और फिर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि होती है तो उसके अंदर परिमाण व दिशा दोनों चीज़ें होती है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक में प्लस क्यू आवेश के कारण परिमाण की भी गणना करनी है और माइनस क्यू आवेश के कारण भी परिमाण व दिशा दोनों की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसको हम इससे मिलाते हैं। तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो प्लस आवेश के कारण दूर की ओर होती है, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आपकी दूर की ओर आ जाएगी। तो ये चित्रानुसार इसकी दिशा हो गई प्लस क्यू आवेश के कारण, और दूरी के अकॉर्डिंग हम इसका परिमाण ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम दिशा की बात कर लेते हैं। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पास की ओर होती है, इसलिए इसकी जो दिशा है वो इस तरफ हो जाएगी। ये माइनस क्यू आवेश के कारण है। इसके समांतर हम एक P बिंदु से गुजरने वाली रेखा खींच लेते हैं। एक प्रकार से एक्स एक्स हो गया ये आपका, और इस रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं, निरक्षीय रेखा को, ये आपका वाई एक्स हो गया। अब हम बात करते हैं कि दोनों के कारण जो तीव्रताओं की दिशा आई है वो उसकी एक की इस तरफ आई है और एक की आपकी इस तरफ आई है। तो जब भी हम सदिशों का योग करते हैं तो उनका योग सदिश नियमों के अकॉर्डिंग होता है, अदिश राशियों की तरह नहीं होता है। तो ये इनके बीच की दूरी 2a थी, दोनों आवेशों के बीच की। केंद्रीय बिंदु से प्लस क्यू आवेश की दूरी a हो जाएगी, और इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश से केंद्रीय बिंदु की जो दूरी है वो भी a हो जाएगी। तो आपको इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा A O P, इसी प्रकार से O B P। तो जब भी हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे या माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें उस आवेश से उस बिंदु की दूरी पता होना जरूरी है। तो इस कारण से हमारे पास A से लेकर P की दूरी और B से लेकर P की दूरी का हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर दोनों त्रिभुजों के अंदर ये भुजा A है, इसमें ये A है
ये आपकी आर है, यानी दोनों त्रिभुज एक समान है, इसलिए ए का मान है वो बी के बराबर आएगा। तो समकोण त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज बी पी ओ में आपके पास दोनों त्रिभुज समान होने के कारण ए पी बराबर होगा बी पी। जब हम इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपके पास में इसका ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंब का स्क्वायर जो आपके पास आर स्क्वायर है, और आधार का स्क्वायर है जो आपके पास में ए है। तो ये आपके पास में ये दूरी हो गई जिसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दिशा की। तो इस चित्र के अंदर प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा है वो इस तरफ है, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण जो दिशा है वो इस तरफ है, और इसकी दिशा एक निश्चित दिशा में नहीं होने के कारण हम फिजिक्स के अंदर इन सदिशों को घटकों के रूप में बांटते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा कोण है वो आपका थीटा है। जब ये कोण थीटा है तो दोनों त्रिभुज एकदम समान है, इसलिए ये कोण भी इसके अंदर थीटा ही होगा। ये हमने मान लिया, यानी हमने माना है कि आपके पास जो कोण है पी ए ओ या फिर पी बी ओ वो आपका थीटा है, ये हमने मान लिया। तो संगत कोण की वजह से ये रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके ए बी के समांतर है, इसलिए ये कोण भी थीटा हो जाएगा, और ये कोण संगत होने की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होने की वजह से थीटा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण से थीटा हो जाएगा। अब हम सबसे पहले किसी भी सदिश के घटक कैसे याद करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं, जिसका विशेष रूप से हम अध्ययन 11th क्लास में करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार इसको और देखेंगे कि जैसे आपने पढ़ा है कि ये जैसे एक आपके पास में एक्स एक्स है, ये आपके पास में वाई एक्स है। एक कोई सदिश है ए वेक्टर, इसके हमें अगर घटक याद करने हो तो ये आपका अगर कोण थीटा है तो हम इसका जो घटक याद करते हैं तो इसके साथ में थीटा के साथ वाली भुजा आती है, इसका जो एक्स घटक है वो ए कोस थीटा आएगा। ए सदिश का परिणाम है और थीटा आपका एंगल है, और वाई वाला जो घटक है वो आपका ए साइन थीटा आएगा। इसको वैसे हम याद कर सकते हैं, जैसे इसको इससे मिलाएंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा है लंब, और ये आपका आधार है, यानी हमें आधार याद करना है, जबकि हमें कर्ण पता है। तो आधार और कर्ण में जो संबंध देता है वो कोस थीटा होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि लाल बटा में कक्का, तो पहला संबंध साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है। तो आधार यानी कोस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है ए, जो हमें प्राप्त करना है, यानी ए एक्स बटा में कर्ण, कर्ण कितना है ए, इसलिए आपका ए आ जाएगा। तो ए एक्स बराबर आपका ए कोस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका घटक याद करते हैं। इसी प्रकार से हमें अगर वाई घटक चाहिए तो भी हम याद कर सकते हैं, देख लेते हैं इसको भी। तो जब हम इसका वाई घटक याद करेंगे तो अब आप ये देखो कि ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको इससे मिलाएंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, और ये आपका आधार है। तो हमारे को आधार और कर्ण में रिलेशन याद करना है। तो कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस बार जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो ऊपर आएगा आधार, आधार क्या है ए वाई, जो हमें प्राप्त करना है, और कर्ण कितना है ए है, इसलिए आपके पास में ए वाई बराबर मान जो आएगा वो आ जाएगा ए कोस 90 माइनस थीटा। ए कोस 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया ए साइन थीटा। इस प्रकार से हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी सदिश का
थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो a cos थीटा होता है, ताकि हमें ये हल करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। ये चीज़ें 11वीं क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं। और थीटा से दूर वाली जो भुजा होती है उस दिशा में जो घटक है वो आपका a sin थीटा होता है। हमें इतनी बात पता होनी चाहिए। इस चीज़ की हमें इस टॉपिक में आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए हमने इसको विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ा है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर ये देखिए आपका x एक्स है, ये आपका y एक्स है। तो आपके पास सदिश कौन सा हो गया? ये वाला। जैसे इसमें a वेक्टर था उसी प्रकार से इसमें आपका सदिश है वो e वेक्टर है, जो प्लस क्यू आवेश के कारण। तो इसके दिशा जब हम इस दिशा में याद करेंगे तो आपके पास आएगा थीटा के साथ वाला कौन सा होता है? कोस थीटा। तो आपके पास आ जाएगा e प्लस क्यू कोस थीटा। इसी प्रकार से थीटा से दूर वाला इसमें आया था a साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा e प्लस क्यू साइन थीटा। तो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता थी उसको घटकों के रूप में वियोजित कर लिया है, यानी घटकों के रूप में उसको तोड़ लिया है। इसी प्रकार से हम माइनस क्यू आवेश के कारण भी घटक याद करते हैं। तो ये देखो, इसका क्या है? एक्स एक्स, और ये इसका क्या है? वाई एक्स। तो ये थीटा के साथ वाली भुजा है, इसलिए इसका इस दिशा में जो घटक आएगा वो माइनस ई माइनस क्यू कोस थीटा, और ये आपका आ जाएगा दूर वाला ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो एक प्रकार से जो हमारा ये डायग्राम बना है वो इसको बिल्कुल सिंपल रूप से हम घटक यहाँ पर लिख लेते हैं। घटकों के वियोजन के बाद में आपके पास जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी घटकों के वियोजन के बाद में आपके पास जो ऊर्ध्वाधर घटक आए हैं वो ऊपर की ओर आया है, वो e प्लस क्यू कोस थीटा आया है, और नीचे जो घटक आया है वो e माइनस क्यू ऊपर की ओर साइन थीटा है यहाँ पे, e प्लस क्यू साइन थीटा, और नीचे जो घटक आया है वो e माइनस क्यू साइन थीटा। जबकि इस दिशा में घटक दो आए हैं, एक e प्लस क्यू कोस थीटा और एक है e माइनस क्यू कोस थीटा। तो आपके पास में ये घटक आए हैं, इस घटकों के आधार पर हम परिणामी तीव्रता की दिशा ज्ञात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो कितनी होगी, उसका परिमाण कितना होगा, क्योंकि ये आपको बताया था क्या है? परिमाण है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है उसका परिमाण है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है उसका परिमाण है, ये माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है उसका परिणाम है, और ये भी माइनस क्यू आवेश है उसके कारण तीव्रता है उसका परिमाण है। तो जब भी आप किसी भी आवेश के कारण जब आप उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो आपने पीछे के टॉपिक में पढ़ी थी और हमने यहाँ पर वापस नोट भी किया है। और वो ये चीज़ होती है कि एक तो वो आवेश और दूसरी दूरी। देखो k तो कांस्टेंट राशि है जिसका मान फिक्स होता है, q आवेश का परिमाण, और दूरी कितनी है वो, तो दूरी आपकी r² है और आवेश कितना है q। इसी प्रकार से हम जब इस चित्र के अंदर देखते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण बात नजर आएगी। यह समीकरण नंबर 1 नाम हम दे देते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात आपको यह नजर आएगी कि ये जो q आवेश है, इस q आवेश के कारण ये जो दूरी है p बिंदु की वो हमने ज्ञात की है, वो आपके पास आई है r² प्लस में a का स्क्वायर। b से लेकर p की जो दूरी है वो भी सेम ही है, समीकरण 1 में हमने याद की है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के r² प्लस में a का स्क्वायर। तो दोनों ही आवेशों के कारण जो दूरी है वो बराबर है, यानी r बराबर है, यहाँ पर भी ये सेम है और यहाँ पर भी जो दूरी है वो सेम है। दूसरी बात हम करते हैं, दूरी तो समान होगी, अब बात करते हैं आवेश की। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है जबकि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। हालांकि आवेश का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। जब तीव्रता याद करते हैं हम, तीव्रता का परिमाण, तो उसके अंदर हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्लस और माइनस दिशा को निरूपित करते हैं। परिमाण में
केवल और केवल हमें आवेश के परिमाण की जरूरत होती है, तो k³ बटा में r²। इसका मतलब है आवेश का परिमाण समान है और दूरियां भी समान है। तो इस P बिंदु के कारण जितनी तीव्रता +q वाले आवेश के कारण आएगी उतनी ही तीव्रता आपकी -q वाले आवेश के कारण आएगी। इस कारण से अब आप ये कह सकते हो कि +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बननी है P बिंदु पर, वही तीव्रता आपकी -q आवेश के कारण बनेगी बिंदु P पर। ये जो समीकरण आपकी बनी है वो आपकी समीकरण नंबर है 2। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा मान कि +q आवेश के कारण तीव्रता है और ये आपकी -q आवेश के कारण तीव्रता है, जो कि बराबर है किससे? समीकरण 2 से। कहां से देखा हमने? चित्र से। जबकि यहाँ क्या है? sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा। इसका मतलब ऊपर वाला मान, ऊपर ऊर्ध्वाधर जो घटक है ये वाला और ये ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो परिमाण में समान है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि परिमाण में समान है, परिमाण में समान, जबकि दिशा विपरीत है। दिशा 180 डिग्री पर है, विपरीत दिशा है, यानी 180 डिग्री के कोण। तो आप जानते हो कि जब परिमाण समान और दिशा विपरीत हो घटकों में, तो वो घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे सेम यही बात है कि आपके पास एक पुस्तक है, 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो ये पुस्तक के ऊपर परिणामी बल है, नेट बल है, वो 0 है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की दिशा में मूवमेंट नहीं होगा, तो F नेट बराबर 0। तो ऊर्ध्वाधर घटक है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसकी जो दिशा आएगी परिणामी की वो क्षैतिज दिशा में आएगी। यानी इस द्विध्रुव के कारण आपकी जो दिशा आ रही है वो विद्युत क्षेत्र की, वो इस दिशा में आ रही है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा है निरक्षीय रेखा पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक चीज और देखते हैं हम कि ये विद्युत द्विध्रुव था और इस द्विध्रुव के कारण जो दिशा आई थी P वेक्टर की, वो आपने पढ़ी है कि -q आवेश से +q आवेश की होती है। तो इस चित्र में देखोगे तो -q आवेश ये रहा और +q आवेश ये रहा, तो इसकी दिशा इधर होगी ऐसे। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोट की है कि ये देखो E वेक्टर की दिशा तो इस तरफ है, जबकि P वेक्टर की दिशा इस तरफ है। यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, जो विशेष रूप से हमें याद रखना चाहिए कि निरक्षीय रेखा पर E वेक्टर व P वेक्टर की दिशा एकदम विपरीत आती है, जबकि अक्षीय रेखा पर दोनों की दिशा समान होती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इसको आगे हल हम करते हैं। तो एक बार जो समीकरण आपकी पीछे बनी थी उसको मैं वापस लिख लेता हूं। एक आपके पास बनी थी AP बराबर है BP, ताकि हमें देखने में आसानी रहे, r² + a²। दूसरी जो समीकरण थी आपके पास में वो ये थी कि +q आवेश के कारण जो तीव्रता आई है वो की वही तीव्रता -q आवेश के कारण बिंदु P पर आती है। समीकरण नंबर 2। तो आपके जो ऊर्ध्वाधर घटक थे वो ऊपर वाला था आपके पास में E + q sin थीटा, और नीचे वाला जो घटक था वो E - q sin थीटा था। और जबकि ये जो क्षैतिज दिशा में घटक आया था वो E + q cos थीटा और E - q cos थीटा। तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और परिणामी तीव्रता की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वो आपको क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है। क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है। अब हम इसके परिमाण की गणना करते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि होती है। उसके अंदर दो चीजें आएगी, एक परिमाण आएगा और दूसरा दिशा आएगी। तो दिशा की गणना हम कर चुके हैं
उसकी जो दिशा हमने घटक के रूप में बांटी तो हमारे को क्षैतिज दिशा में प्राप्त हुई। अब हम परिमाण की गणना करते हैं। तो ये परिमाण की गणना करने के लिए ये जो आपके पास क्षैतिज घटकाएं हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही के कारण जो तीव्रता है वो एक ही दिशा में कार्य कर रही है, और सदिश नियम के अकॉर्डिंग जब एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो उनका योग हो जाता है। तो जब आप इसको योग करोगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर मान लेते हैं, तो वो आ जाएगी आपकी, एक तो आ जाएगी ई प्लस क्यू कोस थीटा और दूसरी आपकी आ जाएगी ई माइनस क्यू कोस थीटा, और ये इनका परिमाण है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। तो सबसे पहले हमने समीकरण 2 में ये देखा भी है कि जितनी तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बनेगी बिंदु P पर, उतनी ही तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण भी बनेगी बिंदु P पर। तो समान है, और इसका मान कितना होगा, मान होगा के क्यू, और दूरी कितनी थी उस चित्र में आपके पास में, ये वाली दूरी थी एपी और बीपी। उन दोनों आवेशों से प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु के बीच की जो दूरी थी वो आपके पास इतनी थी। और फॉर्मूला क्या था किसी भी आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, वो आपके पास था के क्यू बटा में आर का स्क्वायर। इसका मतलब नीचे हमें उस दूरी का वर्ग करना है। तो ये दूरी है, इसका जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ये दोनों ही मान समान है, क्योंकि ये वाला मान समान है, कोस थीटा समान है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस आवेश के कारण तीव्रता और कोस थीटा। अब हम कोस थीटा की गणना करते हैं चित्र से। तो एक बार मैं उस चित्र को वापस बना लेता हूँ। यहाँ पर ये आपके पास प्लस क्यू आवेश था, इधर आपके पास माइनस क्यू आवेश था, यहाँ पर बिंदु P था। जब हमने घटक के रूप में बांटा तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता दूर की ओर आई, माइनस आवेश के कारण तीव्रता है वो पास की ओर आई, और जब हमने इस दिशा में घटक बांटे तो प्लस के कारण ये था, माइनस के कारण ये था। ऊर्ध्वाधर जो घटक है ऊपर की ओर आपके पास में आया ई प्लस क्यू साइन थीटा, नीचे की ओर आया ई माइनस साइन थीटा। ये आपके पास घटक आए थे। तो इस समय हमने ये इसका थीटा माना था, ये वाला, तो हमें कोस थीटा याद करना है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में करण। तो थीटा के सामने वाली भुजा तो हो गई लंब, जिसको आपने आर माना था चित्र में, और ये आपने ए माना था, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी करण। तो आधार कितना बचा, ए, तो ये आपका आधार हो गया। जबकि करण कौन सा हुआ, ए से लेकर पी की दूरी, तो ए से लेकर पी की दूरी आपका करण हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये मान रख देते हैं। तो परिणामी तीव्रता आपके पास आ जाएगी 2 प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही थी, ये वाली के क्यू बटा में आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग था इसलिए वर्गमूल हट गया। कोस थीटा कितना हो गया आपका, आधार कितना है, ए है, जबकि बटा में एपी का मान हमने समीकरण 1 में देखो कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और वर्गमूल है इसके ऊपर, तो आपने इसके ऊपर वर्गमूल लगाया तो आपके पास आया आर स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो अब आपके पास यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर वर्गमूल का अर्थ है आधी पावर है। तो आधार जब समान होते हैं तो घातों का योग हो जाता है, इसलिए जब हम यहाँ पर इसका योग करेंगे तो आपके पास आएगा 1 और आधे का योग हो गया 1.5, यानी 3/2 आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था कि क्या होता है कि P बराबर Q गुणा में 2A होता है, एक आवेश और उनके बीच की दूरी। तो आपके पास में ये जो 2Q है और ये A है, ये मिलकर P बना लेंगे, और तीव्रता का फॉर्मूला बन जाएगा KP बटा में R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर पावर 3/2। यदि हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में R जो है वो बहुत बड़ा है
ए की तुलना में, तो उस स्थिति में हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए ना के बराबर है, इसलिए हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ई वेक्टर बराबर है के पी बटा में आर स्क्वेयर है, और ये लगभग आप 0 मानोगे तो 3/2। तो स्क्वेयर की पावर 3/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा के पी बटा में आर क्यूब। तो निरक्षीय रेखा पर आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो के पी बटा आर क्यूब आती है, जबकि अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आपके पास में 2 के पी बटा में आर क्यूब आई थी। यानी अक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा की तुलना में दुगनी होती है। अब हम अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी उसकी तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले अक्षीय रेखा की बात हम करते हैं। और दूसरी बात हम निरक्षीय रेखा के ऊपर करेंगे, जिसको हम विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। ये आपके पास एक द्विध्रुव था, प्लस क्यू आवेश था, और ये आपके पास में माइनस क्यू आवेश था। बीच की दूरी 2a थी, और ये इसका केंद्रीय बिंदु O था, और ये इस रेखा के ऊपर जो आगे बढ़ाने पर बिंदु P प्राप्त हुआ उसको हम अक्षीय बिंदु कहते थे। इस अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास आई थी उसका जो मान था वो था अक्षीय रेखा पर 2 kp बटा में आर क्यूब। सदिश राशि होने के कारण दिशा व्यक्त करने के लिए हम आर कैप का उपयोग कर लेते हैं। यहां पर आपको दूसरी जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसके अंदर जब आपने परिणामी की दिशा याद की थी, ई वेक्टर की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र इसकी जो दिशा याद की थी वो इधर आई थी, और यहां पर पी वेक्टर की दिशा भी है, एक सदिश राशि होती है पी वेक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा भी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की होती है। तो चित्र में दोनों एक दूसरे के समान है। इसलिए हमें यह भी बात याद रखनी है कि अक्षीय रेखा के कारण परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आती है वो ही दिशा आपकी द्विध्रुव आघूर्ण की होती है। ये दो बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपकी ये, और दूसरी बात आपकी ये। निरक्षीय रेखा पर हम और देख लेते हैं तुलनात्मक रूप से। तो जब हम निरक्षीय रेखा पर देखते हैं तो आपने ये देखा था कि एक आपके पास प्लस क्यू आवेश था, एक आपके पास में माइनस क्यू आवेश था, और ये आपके पास में एक निरक्षीय बिंदु था जिसके ऊपर हमने दिशा याद की थी। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण आपने डायग्राम बनाया था, और ये आपकी माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता होगी, ये भी आपने डायग्राम है वो बनाया। जब आपने इसके घटक बांटे थे तो आपके पास में जो क्षैतिज घटक है वो ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा आया था, और ऊर्ध्वाधर घटक जो आपके पास आया था ऊपर वाला वो ई माइनस क्यू प्लस क्यू साइन थीटा आया था, और नीचे वाला जो घटक आया था वो ई माइनस क्यू आपके पास में साइन थीटा आया था। ये दोनों घटक परिमाण में समान थे और दिशा में विपरीत थे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और परिणामी की जो दिशा आती है वो क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है, यानी इस तरफ ये प्राप्त हो रही थी आपको, ये परिणामी की दिशा है। जबकि इसमें ये परिणामी की दिशा है, आप ये कह सकते हो निरक्षीय रेखा के ऊपर परिणामी की दिशा है आपकी वो ये है, जबकि पी वेक्टर की दिशा है वो माइनस से प्लस आवेश होती है, यानी इस तरफ है। तो इसके अंदर पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये निरक्षीय रेखा की जो दिशा होती है, निरक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पी वेक्टर के विपरीत होती है। ई वेक्टर किधर है तो पी वेक्टर किधर होगी। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र आपका आता है, निरक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है वो के पी बटा में आर क्यूब होता है। अगर हम
दोनों के कारण जो परिमाण है उनकी हम गणना करें अक्षीय और निरक्षीय पर, तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण हमने 2 नाम दे दिया। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं तो आपके पास प्राप्त होगा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बटा में निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भाग देने पर। यहाँ पर Kp बटा r क्यूब है, यहाँ पर भी Kp बटा r क्यूब है, दोनों में समान है, कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 बटा में 1। ये आपके पास में एक इम्पोर्टेंट चीज बन गई, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन बन गया। इस इम्पोर्टेंट रिलेशन पर कई बार आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही आसान सा होता है। और न्यूमेरिकल प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो आपकी अक्षीय रेखा पर मान देकर निरक्षीय रेखा पर पूछ लेता है। तो अगर अक्षीय रेखा पर मान 4 होगा तो निरक्षीय पर उसका आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस पर 8 होगा तो इस पर 4 हो जाएगा, अगर दूरियां समान है तो। जैसे इसकी दूरी भी हमने r ही मानी थी और ये दूरी भी हमने r मानी थी। दूरी अगर समान है तो आपका अनुपात हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आगे हम एक न्यूमेरिकल प्रश्न देखते हैं जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उन पर आधारित है। प्रश्न है आपके पास में कि HCl का एक अणु है, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 3.4 × 10⁻³ है, कूलाम मीटर है। आयनों के मध्य दूरी कितनी होगी? तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। आपने पढ़ा था कि +q आवेश है और इससे 2a दूरी पर एक आवेश है वो -q है। इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका जब हम मान याद करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का, तो उसको आपने P से प्रदर्शित किया था और आपके पास आया था Q × में 2a। जो आपके पास में P वेक्टर है वो एक सदिश राशि होती थी। इसकी जो दिशा है वो -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। अब हम दूसरी बात यहाँ पर यह करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। जैसे तो लिखा हुआ है कूलाम मीटर, लेकिन होता कैसे है? तो ये देखो फॉर्मूले से आवेश का मात्रक कूलाम होता है और 2a क्या चीज है? दूरी, इसलिए इसका जो मात्रक है वो मीटर हो जाएगा, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रश्न को करते समय हमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि ये जो 2a है वो पूरी की पूरी दूरी है। कई बार बच्चे करते हैं a को दूरी मान लेते हैं और 2 को इसकी कैलकुलेशन में शामिल कर लेते हैं, जिस कारण से प्रश्न गलत हो जाता है। हमने ये 2a दूरी प्रश्नों को सरल बनाने के लिए किया है। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना थोड़ी सरल हो सके, इसलिए हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a माना है। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि आयनों के बीच में दूरी कितनी है वो आप बताइए, तो आपको आयनों के बीच की जो दूरी याद करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा आयनों के बीच की दूरी। जब हम आयनों के बीच की दूरी याद करेंगे तो वो आपके पास पक्षांतरण के द्वारा 2a आएगी और P बटा में Q। अब प्रश्न आपके पास HCl का है। HCl एक ध्रुवीय अणु होता है, H और Cl, इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो P का मान तो हमें दे ही रखा है और वो मान हमें दे रखा है 3.4 गुणा में 10⁻³ कूलाम मीटर, ये हमें P का मान दे रखा है। अब Q का मान कितना होगा? इस पर चार्ज कितना है? +q। इसका मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पर क्या है? माइनस चार्ज। इसका मतलब इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो आवेश तो समान हो गया ना परिमाण में, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना आवेश इनके ऊपर है, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम।
तो जब हम यहाँ लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो जब इसको हल करोगे तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा और यहाँ पर 30 पावर है, ऊपर माइनस की और नीचे माइनस की 19 पावर है, तो 10 की पावर -11 ज़्यादा बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा मीटर। और जब आप इसको हल करोगे तो ये लगभग 2 से बड़ा मान आएगा, ये पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, 16 दुए 32 और बचेंगे 2 और 1 यानी 2.12 इंटू 10 की पावर -11 मीटर दोनों आयनों के बीच की दूरी आएगी। अब यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते समय इस 2 को कैलकुलेशन में शामिल कर लेते हैं और इनके बीच की दूरी को इसकी आधी करके बता देते हैं, जो कि गलत है। आयनों के बीच की दूरी को हमने हमारे टॉपिक में 2a माना है प्रश्नों को सरल करने के लिए। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमें आयनों के बीच की दूरी पूछेगा तो हमें 2a का मान ही याद करना है और जो 2a का जो मान आएगा वो ही आपकी आयनों के बीच की दूरी है। तो आज की क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद की, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा और अध्यारोपण का सिद्धांत है वो भी पढ़ा। एक बार इनको हम एक सारांश रूप में और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, अर्थात अगर हमें बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम उसके लिए अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके उन सब का हम सदिश योग कर देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जब 2 आवेश जिनका परिमाण समान व दिशा ऐसे 2 आवेश जिनका परिमाण समान है वह प्रकृति विपरीत हो, अगर वो कुछ दूरी पर स्थित हो तो इससे जो निकाय बनता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और फिर हमने आघूर्ण याद किया, तो द्विध्रुव आघूर्ण याद किया तो किसी भी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अक्षीय रेखा पर कितना मान होता है इसका, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर इसका जो मान आता है वो आता है 2kp/r3। और यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी और ये पढ़ी थी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो और p वेक्टर की दिशा है वो समान होती है। उसके बाद आपने निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की और उसमें आपने ये देखा कि E वेक्टर और P वेक्टर की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, जबकि परिमाण का जो मान आता है वो kp/r3 आता है। आज की क्लास में आपने इन टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।